Good morning, everyone. Myself, Dr. Jayashree Davre, Assistant Professor, Department of Zoology. हम पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हमारा ये थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल के बारे में। सबसे पहले क्रेब साइकिल क्या होती है, इसका डेफिनेशन हम देखेंगे। ग्लाइकोलिसिस के बाद जो स्टेप आता है वो है क्रेब साइकिल। Krebs cycle is the sequence of reactions by which most living cells generate energy during the process of aerobic respiration. ईयर 1937 में इंग्लैंड के एक बायोकेमिस्ट सर हैंस क्रेब्स ने माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली सीरीज ऑफ रिएक्शंस की अवधारणा की, जिसके द्वारा एसिटिल रेसिड्यूज का CO2 और वाटर में ऑक्सीडेशन हो जाता है। यह एसिटिल रेसिड्यूज कोएंजाइम ए के एक ईस्टर एसिटिल कोएंजाइम ए के फॉर्म में होता है। These reactions are arranged in cyclic sequence और इसका अलग होने वाला पहला कंपोनेंट सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए इस साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से जानते हैं। क्रेब ने इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहा, क्योंकि इसमें पार्ट लेने वाले कुछ एसिड्स में 3 कार्बोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्रेब साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल सकते हैं या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं ये भी हमने अभी समझा। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स के लिए फाइनल कॉमन पाथवे होती है। हमने हमारे पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है पायरुवेट या पायरुविक एसिड, वो सीधा ही सिट्रिक एसिड में एंटर नहीं हो सकता। बिफोर एंटरिंग द सिट्रिक एसिड साइकिल इट मस्ट बी कन्वर्टेड टू एसिटिल CoA। तो पायरुवेट का एसिटिल CoA में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है। Citric acid cycle consists of 10 consecutive steps। जैसे हमें ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था, ठीक वैसे ही हम क्रेब साइकिल को भी स्टेप वाइज पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहला स्टेप आता है कंडेंसेशन। इस स्टेप में 2 कार्बन मॉलिक्यूल एसिटिल CoA, एसिटिल CoA का एसिटिल ग्रुप ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से जुड़ता है और बनाता है सिट्रिक एसिड। यहाँ रिएक्शन में हम देख सकते हैं एसिटिल CoA प्लस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मिलकर क्या बना रहे हैं, सिट्रिक एसिड। यह रिएक्शन सिट्रेट सिंथेटेज द्वारा कैटेलाइज की जाती है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ थायोईस्टर बॉन्ड ऑफ CoA कोएंजाइम A।
तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जो एसिटिल CoA था वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है और फाइनली प्रोडक्ट बनता है, वो है सिट्रिक एसिड। तो फर्स्ट स्टेप में बना सिट्रिक एसिड। स्टेप 2 यानी कि डिहाइड्रेशन। एंजाइम एकोनिटेज के कैटालिटिक एक्शन के द्वारा सिट्रिक एसिड का डिहाइड्रेशन होकर एकोनेटिक एसिड बनता है। सिट्रिक एसिड का यहाँ पर क्या हुआ, डिहाइड्रेशन। यहाँ रिएक्शन में हम देख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और क्या बना हमारे पास, एकोनेटिक एसिड। नाउ स्टेप 3 हाइड्रेशन 1। हाइड्रेशन मतलब वाटर का एक मॉलिक्यूल ऐड होगा। वाटर के एक मॉलिक्यूल के एडिशन से एकोनेटिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होती है। यूजिंग द सेम एंजाइम एकोनिटेज। Now step 4, that is oxidation 1। अब जो हमारे पास आइसोसिट्रिक एसिड बना है वो एंजाइम आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में इसका डिहाइड्रोजिनेशन होकर ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बनाता है। Removal of hydrogen is accompanied by a molecule of NAD। यानी कि जो हमारे पास स्टेप 3 में आइसोसिट्रिक एसिड बना था, इसका डिहाइड्रोजिनेशन होता है, यानी कि इसमें से एक क्या निकलेगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और ये बना लेगा ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। यहाँ रिएक्शन दिखाई गई है आपको स्टेप 4 के बाद। इसमें आप देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकला है और बना है NADH+H। स्टेप 5 जो है डीकार्बोक्सिलेशन फर्स्ट। अब जो हमारे पास ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड है इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है किसमें, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन के बाद बनाती है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब 1 CO2 is released। यहाँ फिर आप नीचे रिएक्शन में दिखाई गई है उसमें देख सकते हैं एक CO2 मॉलिक्यूल निकला है, दैट इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। Now step 6, that is oxidation second and decarboxylation second। इसमें ऑक्सीडेशन और डिकार्बोक्सिलेशन दोनों हो रहे हैं। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड enters a series of sub-reactions in which it loses CO2 and becomes an aldehyde। यह एक CO2 का मॉलिक्यूल खोकर एल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है। ये एल्डिहाइड कोएंजाइम A से जुड़ता है
and it loses hydrogen to lipoic acid and ends up as succinyl CoA. इसको और इजी तरह से अपन पढ़ें तो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड एक CO2 लूज करती है और एल्डिहाइड बनाती है। अब ये एल्डिहाइड कोएंजाइम A से जुड़ता है और उसके बाद H2 लूज करके किसको देगा? लिपोइक एसिड। और फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सक्सिनिल CoA। यहाँ पर रिलीज्ड हाइड्रोजन एटम NAD द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है टू फॉर्म NADH+H, जो कि रेस्पिरेटरी चेन को पास हो जाता है। Step 7 is the substrate level phosphorylation of GDP, ग्लूकोज डाइफॉस्फेट। सक्सिनिल CoA जो हमारा स्टेप 6 में प्रोडक्ट बना था वो था सक्सिनिल CoA को सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए ग्वेनोसिन डाइफॉस्फेट आवश्यक होता है। This reaction was catalyzed by succinic thiokinase इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की प्रेजेंस में। यहाँ रिएक्शन में देखिए आप, नीचे जो रिएक्शन दिखाई गई है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की प्रेजेंस में सक्सिनिल CoA का हाई एनर्जी बॉन्ड GDP या IDP को ट्रांसफर कर दिया जाता है, कन्वर्टिंग देम इनटू GTP और ITP। डाइफॉस्फेट को एक अगर हम हाई एनर्जी बॉन्ड देंगे तो किस में बन जाएगा? ट्राइफॉस्फेट में। तो GDP कन्वर्ट हो जाएगा GTP में। फॉस्फोकाइनेज की हेल्प से अब ये जो GTP और ITP बने थे, ट्राइफॉस्फेट ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो बना था, इससे ATP बनता है। स्टेप को हम रिपीट करेंगे। स्टेप 6 में जो सक्सिनिल CoA बना था वो स्टेप 7 में ये सक्सिनिल CoA एंजाइम सक्सिनिक थायोकाइनेज की प्रेजेंस में एक हाई एनर्जी बॉन्ड ग्वेनोसिन डाइफॉस्फेट को ट्रांसफर करता है, जिससे ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है। उसके बाद एक दूसरा एंजाइम फॉस्फोकाइनेज की हेल्प से ये जो ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है वो ATP में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ऑक्सीडेशन थर्ड, स्टेप 8 है हमारा ऑक्सीडेशन थर्ड। एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज द्वारा डिहाइड्रोजिनेशन से सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में मेटाबोलाइज हो जाता है। सक्सिनिक एसिड किस में चेंज हो रहा है? फ्यूमेरिक एसिड में। स्टेप 9 हाइड्रेशन 2। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जो फ्यूमेरिक एसिड बना है
इस फ्यूमेरिक एसिड में एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करने से ये बन जाता है मैलिक एसिड। And this reaction is catalyzed by the enzyme fumarase. Now comes the last step, that is oxidation 4. एंड में मैलिक डिहाइड्रोजनेज द्वारा कैटेलाइज्ड और डिहाइड्रोजनेशन से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का रीजेनरेशन होता है। यानी कि हमने जो शुरू में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड यूज़ किया था, लास्ट में वही प्रोडक्ट वापस हमारे पास आ जाता है और रिमूव्ड हाइड्रोजन NAD द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर इस डायग्राम में कंप्लीट क्रेब्स साइकिल सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा समझाई गई है। स्टेप 10 यानी कि ऑक्सीडेशन 4 के साथ ही साइकिल कंप्लीट होती है और ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन। अब क्योंकि साइकिल के प्रत्येक टर्न में 12 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स जनरेट होते हैं, तो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल CoA गिव राइज टू 24 मोल्स ऑफ ATP। तो कंप्लीट क्रेब साइकिल में हमारे पास कितने ATP जनरेट होते हैं? 24। Now the significance of citric acid cycle. Citric acid cycle कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स के ऑक्सीडेशन का कॉमन पाथवे होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था। क्योंकि ग्लूकोज, फैटी एसिड्स और बहुत सारे अमीनो एसिड्स एसिटिल CoA में मेटाबोलाइज होते हैं। दिस साइकिल इज अ डुअल मतलब दोहरी, मतलब इट इज एम्फीबॉलिक इन नेचर। Term amphibolic is the process that is both catabolic and anabolic. Krebs cycle ATP production का major source होता है in the biological systems. It plays an important role in gluconeogenesis and lipogenesis and interconversion of amino acids. In TCA cycle, excess carbohydrates are converted as natural fat. Carbon skeleton of amino acids finally enter the TCA cycle. Regulation of Krebs cycle depends on the supply of NAD plus and utilization of ATP in physical and chemical work. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, और इसके आगे जो हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म शेष रहा है उसको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।